कैसा रहा रियल एस्टेट का बाजार 2023 के अंदर? आप सब ने देखा कि बाजार में बहुत तेजी रही और क्या क्या बड़े इवेंट्स पूरे साल के अंदर हुए। आज मैं आपको सारे समराइज करके बताने वाला हूं, क्योंकि आपके पास एक ही ऐसा वीडियो जिसमें 2023 की सारी गतिविधियां आ जाएं और आप अवेयर भी हो जाएं। मैंने कोशिश की है उन सबको समराइज करके बताने की। तो चलिए शुरू करते हैं और 2023 की सारी महत्वपूर्ण बातें जो घटित हुई हैं और उसका इम्पैक्ट पड़ा है रियल एस्टेट के ऊपर, वो सारी एक बार मैं आपसे शेयर। यहाँ बीच में 1 मिनट में रोक रहा हूँ आपको और मैं ये आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस से आप वंचित रह जाएंगे। तो आप वंचित नहीं रहना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। 2023 के अंदर सबसे पहले एक खबर आती है कि स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर को रोक दिया गया है। जी हाँ, स्टिल्ट प्लस 3 फ्लोर्स ही बनेंगे। ये खबर आप सब ने देखी, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी आया। 4th फ्लोर कई जगह पे बनने ऑलरेडी शुरू हो चुके थे, क्योंकि अक्सर जो डेवलपर हैं, लोकल डेवलपर, स्मॉल टाइम डेवलपर्स जो हैं, वो 2 ट्रांचेस के अंदर मैप को सैंक्शन कराते थे। पहले जो रेगुलर एफएआर, फ्री एफएआर होती है, उस हिसाब से बिल्डिंग बनाते थे। उसके बाद उसको जो फिर से एडिशनल परचेजेबल एफएआर को पे करके फीस को उस हिसाब से वो फिर से मैप सैंक्शन कराते थे। तो 2 ट्रांचेस में फीस जाती थी, पेमेंट करने के लिए उनको टाइम भी मिल जाता था। लेकिन ऐसे लोग बीच में अटक गए जो 2 ट्रांचेस में करा रहे थे। जिसने पहले से मैप सैंक्शन करा लिया था उनको अलाउ किया गया, लेकिन जिसका मैप सैंक्शन एडिशनल फ्लोर्स, जिसे 4th फ्लोर कहा जाता है, जिसे अथॉरिटी अब एडिशनल फ्लोर मानती है, उसका जिसका अप्रूवल नहीं हुआ था उसको रोक दिया गया। ऐसे बहुत सारे डेवलपर स्मॉल टाइम फंस गए, उनकी प्रॉपर्टी ऊपर के फ्लोर की बिकनी बंद हो गई। पीछे अथॉरिटी ने इसके ऊपर वर्क भी किया, ऑलमोस्ट इसे अब खोलने की तैयारी कर ली थी, नए सेक्टर में खोलने की उम्मीद थी, लेकिन फिर RWA ने ऑब्जेक्शन करी और ये फिर ठंडे बस्ते में चला गया। ऑलरेडी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब इंतज़ार है सीएम साहब कब इस पे फैसला लेंगे और कब होम बायर्स को इससे निजात मिलेगा और कब इन्वेस्टर्स को, डेवलपर्स को या प्रॉपर्टी बायर्स को जिन्होंने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी हुई है उनको इस फैसले का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन इस टाइम बीच में फंसी हुई हैं। अगली खबर, फरवरी 2023 के अंदर दीनदयाल जन आवास योजना पॉलिसी को गुरुग्राम से रिवोक कर लिया गया। जी हाँ, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि प्लॉटेड डेवलपमेंट, जिसे अफोर्डेबल प्लॉटेड डेवलपमेंट कहते थे, वो गुरुग्राम में आनी बंद हो गई। वैसे अफोर्डेबल की दिख भी कहीं नहीं रही थी, क्योंकि मार्केट प्राइस पे कैप नहीं किया था। यहाँ मेरे को लगता है अथॉरिटी को जो इसका सेलिंग प्राइस है उस पर कैप करना ज़रूरी था। साइज़ को कैप करना सफिशेंट नहीं था, जिससे ये अर्बन स्लम बनता जा रहा था। तो ये अथॉरिटी ने रोक के कदम सही उठाया, लेकिन मुझे लगता है अथॉरिटी जब ये पॉलिसी लेकर आई उसे तब ऐसी पॉलिसी जिसमें त्रुटियां थी वो लानी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। ये दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर प्लॉटिंग 9 मीटर की रोड, उसमें 4 फ्लोर बनाने की जो अप्रूवल, एक तरह से ये अर्बन स्लम टाइप में तैयार होना शुरू हो गया और इसका फ़ायदा कई डेवलपर्स ने उठाया। दीनदयाल जन आवास योजना की पॉलिसी में जो प्लॉटेड कॉलोनी थी, क्योंकि 2018 के आसपास बहुत सारे डेवलपर्स ने माइग्रेशन ऑफ लाइसेंस करा के, चूँकि प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, अपार्टमेंट बिकने का नाम नहीं ले रहे थे, तो माइग्रेट कराया। 2020-21 के आसपास तक बहुत सारे ऐसे अप्रूवल्स आने शुरू हो गए जिसमें दीनदयाल जन आवास योजना के तहत प्लॉटेड कॉलोनी की बनाने की परमिशन थी। तो उसमें जब तेजी आई तो डेवलपर्स जो प्लॉट सेल करना चाहते थे उन्होंने वहाँ फ्लोर बना के, एक फ्लोर की कॉलोनी बना के बेचनी शुरू की, और ऐसे तमाम गुड़गांव के अंदर फ्लोर्स बिके और अच्छी कीमत पे बिके, जिसका फ़ायदा डेवलपर्स को भी खूब मिला। तो दीनदयाल के फ्लोर्स जो बन रहे थे, जो पिछले 2023 में काफ़ी बिके भी हैं और सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, वो भी कहीं हद तक बाजार में अब बनने कम हो रहे हैं, क्योंकि करीब करीब लाइसेंस कंज्यूम हो चुके हैं। लेकिन अभी भी सारे लाइसेंस दीनदयाल के ख़त्म नहीं हुए हैं। कुछ 2-3 पॉलिसी फ्यूचर में अभी जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है लेकिन बुकिंग ओपन नहीं की है, वो लेकर अभी आ सकते। फिर एक बड़ी खबर, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट
गुरुग्राम के अंदर जिसका 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट था उसको 800 रुपये पर स्क्वायर फीट बढ़ा के 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट कर दिया गया। और इसकी बड़ी वजह ये है कि अथॉरिटी चाहती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग आए, लेकिन लैंड प्राइसेस की बढ़ती कीमतों ने डेवलपर को लगता था कि मैं शायद ये मजबूरी में बना रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं थी और रियल एस्टेट बाजार ने जिस हिसाब से तेजी ली उस हिसाब से अच्छे अच्छे डेवलपर्स जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते थे, आप सब नाम जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसे कौन से डेवलपर हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग का ही जिन पे टैग लगा हुआ था और वो स्टैंडर्ड पे आए और फिर स्टैंडर्ड से अब लग्जरी हाउसिंग की तरफ बढ़ गए हैं। ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स अफोर्डेबल से लग्जरी में अपने आप को पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग की शॉर्ट सप्लाई दिख रही है। पहली बात तो कीमत का ज़्यादा होना लैंड का, और दूसरी डेवलपर का इंटेंट का चेंज होना, क्योंकि यहाँ लग्जरी प्रॉपर्टी में उसे फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है तो इसीलिए डेवलपर्स ने लग्जरी प्रॉपर्टी पे अब फोकस करना शुरू कर दिया है। सिंपल सी बात, एक फ्लैट जहाँ 25 से 30 लाख का बिकता है और वहीं एक फ्लैट अगर 4 करोड़ का है, एरिया में ज़रूर डिफरेंस होता है, तो हर डेवलपर चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करूं। तो ऐसे केस में अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स बहुत कम हो गए, ना के बराबर हो गए, और मैं ये कहूँ गुड़गांव में तो करीब करीब वो ख़त्म ही हो चुके हैं। तो ये भी गलत नहीं होगा। तो अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर आप उम्मीद कर रहे हैं 2024 में, तो मैं इसके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ। मुझे गुड़गांव में 2024 में ऐसे प्रोजेक्ट आते नहीं दिख रहे हैं। सेलर्स मार्केट, इस टाइम पे अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो वो 2013 से 18 के बीच में या 2015 से इवन 2020 के बीच में सेलर को प्रॉपर्टी बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता था सेकेंडरी मार्केट में। वो अब सेकेंडरी मार्केट में भी इस टाइम किंग बन के बैठे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि प्रॉपर्टी के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जो प्राइस आप मांगेंगे, क्योंकि रेडी टू मूव इन्वेंट्री कम है, तो जो प्राइस आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। इस टाइप की पोजीशन हो गई है। तो सेलर इस टाइम पे किंग बन चुका है। देखो, बाजार से बहुत ज़्यादा मांगोगे तो तब वो आज भी नहीं बिकेगा, लेकिन अगर आप मार्केट के हिसाब से रेट मांग रहे हैं तो आज आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के बायर्स ज़्यादा हैं, जो 2020 से पहले तक कम हुआ करते थे। द्वारका एक्सप्रेसवे का रेट 10,000 पे चल रहा था साल की शुरुआत की बात करें, और आज वो 22 से 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पहुंच गया है। इतना बड़ा प्राइस गैप द्वारका एक्सप्रेसवे ने फेस किया है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे एक हॉट स्पॉट बन के सामने आया है। यहाँ बहुत सारे डेवलपर्स अब अपनी लग्जरी प्रॉपर्टीज भी ला रहे हैं। तो लग्जरी प्रॉपर्टी का ट्रेंड द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ चुका है। अच्छे बड़े डेवलपर्स यहाँ अपने नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग कर रहे हैं। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में सिर्फ गुड़गांव का ही हॉटस्पॉट नहीं, बल्कि पूरे एनसीआर का हॉटस्पॉट बन के सामने आया है। और यहाँ पे लोगों ने अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया है। मतलब इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया। क्यों ना कमाए, क्योंकि बहुत दिन उन्होंने सूखा भी झेला है। 2011-12 में जो इन्वेस्टर घुसे उन्होंने 2020 तक सूखा भी देखा है। और वही हाल डेवलपर का है, क्योंकि डेवलपर भी 2013 ऑनवर्ड्स रियल एस्टेट की मार्केट डाउन थी। जब मौका मिला तो उन्होंने भी अपनी कीमतें बहुत बढ़ाई, जो करीब करीब बायर की पहुंच से दूर होती जा रही है। स्पेकुलेटर्स और इन्वेस्टर्स, कभी भी रियल एस्टेट की मार्केट जब चलती है तो हमेशा एंड यूजर उस मार्केट को चलाता है, लेकिन जब मार्केट चल पड़ती है तो इन्वेस्टर्स स्पेकुलेटर्स मार्केट में आ जाते हैं, जिन्हें लगता है हम शॉर्ट टर्म गेन कर सकते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म गेन चाहने वाले लोग भी इस टाइम मार्केट में आए और उन्होंने भी प्रॉपर्टी के अंदर खूब मुनाफा कमाया। लग्जरी प्रॉपर्टी, अफोर्डेबल से स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड से अब लग्जरी प्रॉपर्टी का ट्रेंड मार्केट में आ गया। 2023 में खूब सारी लग्जरी प्रॉपर्टी बिकी। मैं कह सकता हूँ कि जिस डेवलपर ने जो खोला वो खोलने से पहले बिक गया। ये ट्रेंड 2023 में देखने को मिला, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जैसा मैं आपको नाम बता दूं, डीएलएफ का आर्बर जो सेक्टर 63 में आया था, 18,000 रुपये खुला था, करीब 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का इस टाइम प्रीमियम भी चल रहा है। वैसे अगर डेवलपर के रिकॉर्ड में ट्रांसफ़र हो रहा है, आप तभी उसे ट्रांसफ़र कराएं। अगर आप गलत तरीके से प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो ट्रांसफ़र का एक्चुअल मोड नहीं है। आप पेपर आपके नाम ना बन जाए तब तक आपको ऐसी ट्रांजैक्शन से बचना चाहिए। लेकिन मार्केट ट्रेंड है, तेज़ी में सब करते हैं और आप लोग भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये भी मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। फिर एमआर का सेक्टर 62 के अंदर एक अर्बन ओएसिस के नाम से प्रोजेक्ट आया। 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास रेट खोला और वो भी करीब करीब अभी 1,000 से 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में प्रीमियम कमांड कर रहा है। क्रिसुमी का सेक्टर 36
ए के अंदर फेज 2 आया जिसने स्टूडियो अपार्टमेंट्स खोले वाटरफॉल स्वीट्स के नाम से। 15,300 का रेट खोला था। 19,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक रीसेल में ट्रांजेक्शन्स वहाँ हो चुकी हैं। मतलब 3700 रुपये का प्रीमियम ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रीमियम है। सेंट्रल पार्क ने सेक्टर 104 के अंदर 22,250 में सॉफ्ट लॉन्च किया और फिर स्टूडियो अपार्टमेंट 28,000 के रेट में लॉन्च किया। इन सब पे प्रीमियम चल रहा है। ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट अभी भी लॉन्च नहीं है। गोदरेज सेक्टर 49 में दिसंबर 2023 में एरिस्टोक्रेट के नाम से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में लॉन्च किया और उसमें भी अच्छी खासी सेल देखने को मिली। छोटे अपार्टमेंट्स करीब करीब उनके बिक गए और 2,777 स्क्वायर फीट 4 BHK की कुछ इन्वेंट्री थी, वो उसके बावजूद भी डेवलपर सेल कर रहे थे। थोड़ी दिक्कत ज़रूर थी, एंट्री को लेकर इशू था। बहुत ज़्यादा चौड़ी एंट्री वहाँ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी गोदरेज को वहाँ अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। शोभा डेवलपर सेक्टर 108 में टावर D4 लॉन्च किया। 17,000 के आसपास का रेट था उसका और अभी सेकेंडरी मार्केट में वही अपार्टमेंट 19 से 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। तो इसमें भी अच्छा खासा प्रीमियम देखने को मिला। तो ये तो कुछ ट्रांजैक्शंस थी जो मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं है मैंने सारी ट्रांजैक्शंस आपको बता दी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस थी मैंने कोशिश की वो आपको कवर करूं। यहाँ एक बड़ी ट्रांजैक्शन और हुई। DLF कमेली के अंदर 100 करोड़ का अपार्टमेंट बिका। ये एक बड़ी ट्रांजैक्शन थी, इसे सभी मीडिया हाउस ने कवर किया। इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी। अगर आपने अब तक नहीं देखा है मेरा वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट एनालिसिस आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या हुआ था। उसके बाद नवंबर 3, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट जो कि अपॉइंटेड बाय यूनिटेक है, सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को, जिसमें गवर्नमेंट का अपना बोर्ड बैठा हुआ है, उसको लेआउट और बिल्डिंग प्लान को, जो कि नोएडा के अंदर करीब 10 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां नोएडा अथॉरिटी को कहा गया कि यहां आप बगैर किसी अपफ्रंट पेमेंट के नेक्स्ट हियरिंग से पहले वो सब मैप को आप सैंक्शन कर दिए, क्योंकि मैप को रिवाइज करने की ज़रूरत थी। तो लेआउट प्लान फाइनल हो जाने चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को अलाउ किया। और गुरुग्राम के अंदर भी जो प्रोजेक्ट्स हैं यूनिटेक के, वहाँ पर अब एक उम्मीद की किरण जगी है। लगता है कि वो प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अंदर अब बन पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूनिटेक के अंदर होम बायर्स थे जो फंसे हुए थे और जिनको निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। वहाँ अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े कदम उठाए गए हैं, जिसका फ़ायदा बहुत सारे स्टक प्रोजेक्ट के यूनिटेक बायर्स को मिलने वाला है। और फिर बारी है स्वामी फंड की। जी हाँ, सरकार द्वारा एक बड़ा कॉर्पस बनाया गया स्वामी फंड का। उसने ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट्स को स्वामी फंड दिया है और इस बार भी 2023 में भी एक कशिश डेवलपर का प्रोजेक्ट जिसके अंदर स्वामी फंड देखने को मिला और उस प्रोजेक्ट में काम होना भी शुरू हुआ। वैसे गुरुग्राम के अंदर 4-5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें स्वामी फंड आया, जिसमें अंसल्स का हाईलैंड पार्क है, फिर आपका मैरीगोल्ड ATS का प्रोजेक्ट है और फिर SS ग्रुप का एक द लीफ प्रोजेक्ट है। इनमें स्वामी फंड आया। एक आध 2 प्रोजेक्ट और होंगे, शायद मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन इन प्रोजेक्ट में स्वामी फंड आया था ऑलरेडी और इन प्रोजेक्ट का काम काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ा और फंसे हुए बायर्स को निकलने का रास्ता भी मिला। ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम था, लेकिन ये उन्हीं प्रोजेक्ट्स में आया जहाँ प्रोजेक्ट कैश पॉजिटिव था। उन बायर्स को अभी भी बहुत राहत नहीं मिल पाई है जहां प्रोजेक्ट कैश पॉजिटिव नहीं है। कैश पॉजिटिव मतलब जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगी और जो रिकवरी होगी फ्रॉम बैलेंस प्रोसीडिंग्स या फिर जो सेल ऑफ अपार्टमेंट, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, उनको बेच के जो रिसीविंग होगी। अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है तो वहाँ सरकार एक फंड बनाया है जो SBI कैप वेंचर का है, जिसे स्वामी फंड कहा जाता है। तो वहाँ वो पैसा लगता है और काम शुरू होने के केस में जब पैसे की रिकवरी होती है तो वो पैसा सरकार वापस लेकर और फिर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने के लिए कहती है। तो ये एक अच्छी कदम थी। एक प्राइम लोकेशन का प्रोजेक्ट ये वहाँ शुरू हुआ। रेंटल मार्केट करीब करीब गुड़गांव की 15% के आसपास ऊपर गई। बहुत सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे या करीब करीब कंपनीज ने उनको वापस बुला लिया है, तो जिससे रेंटल मार्केट थोड़ी सी गिरी हुई नज़र आ रही थी। और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के साथ साथ जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो प्रॉपर्टी जिन्होंने खरीदी उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ी और लोग जब वापस आए
तो उसका फ़ायदा ये मिला कि 15% के आसपास रेंटल मार्केट ने भी जंप लिया है। वैसे इसका एक बड़ा रीज़न और होता है कि जैसे जैसे इंफ्रा डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे दूरी भी नज़दीकी लगने लगती है, तो लोग आउटस्कर्ट्स में भी जाना शुरू कर देते हैं, तो आउटस्कर्ट्स में भी रेंटल में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। स्ट्रक्चरल ऑडिट डिफरेंट सोसाइटीज़ का हुआ, जिन्होंने पैसे दिए उनकी ऑडिट आगे बढ़ी और कई बायर्स को जो डर का माहौल था उससे भी उन्हें राहत मिली और वो अब चैन की सांस जी पा रहे हैं कि उनकी बिल्डिंग पूरी तरह से सेफ है। इसमें अभी भी ऐसी बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं की, वहाँ बायर्स आज भी दिक्कत फेस कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बना के आप लोगों को बताई थी, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे देता हूँ। यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम, अब तक आप बहुत ज़्यादा पे करते थे, 8-9 रुपये के आसपास की मेंटेनेंस आप लोग फेस करते थे, तो यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम शुरू हुआ जिससे 5-5.5 रुपये के आसपास का आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आना शुरू हुआ। ये एक अच्छा कदम है जिससे आप लोगों के ऊपर जो बिजली का बोझ पड़ रहा था वो कहीं हद तक कम हुआ। इस सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और धीरे धीरे जहाँ नहीं भी हो पा रहा है वहाँ पर भी अथॉरिटी इस पर वर्क कर रही है। गुरुग्राम में स्पेशली द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर पीएनजी कनेक्शन मिलने शुरू हुए। इसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी वीडियो में बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक दे रहा हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे के बायर्स में अब एक खुशी की लहर है कि कम से कम यहाँ पीएनजी कनेक्शन, जिसके कारण उस सिलेंडर वाली जैसी चीज़ें से अब निजात मिल पाएगा। सोसाइटीज़ में ये काम शुरू हो गया। हरियाणा सिटी गैस इसको इम्प्लीमेंट कर रही है और अगले 3 से 4 महीने में वो बहुत सारे कनेक्शंस अलग अलग सोसाइटीज़ में लगा देंगी। इंटरेस्ट रेट, पूरे साल इंटरेस्ट रेट में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। 8.20 साल के शुरुआत में होम लोन का इंटरेस्ट रेट था और अब 8.40 8.50 के आसपास होम लोन का इंटरेस्ट है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को नहीं मिला। यही कारण है कि मार्केट आगे बढ़ पाया। ऑफिस लीजिंग के अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। आईटी और रिटेल बिजनेस जैसे ऑप्शंस 2023 में अच्छी पकड़ बना के बैठे और यहाँ लॉजिस्टिक कंपनीज भी बहुत सारी हैं जिन्होंने इंटरेस्ट लिया। तो लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग के अंदर इन्वेस्टर्स ने भी इंटरेस्ट लिया और उनकी डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ी। तो इससे कहा जा सकता है गुरुग्राम का फास्ट ग्रोइंग कमर्शियल रियल एस्टेट अपने आप में उभर कर सामने आया और डाटा सेंटर्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती नज़र आई, जिससे कमर्शियल रियल एस्टेट को गुरुग्राम के काफ़ी फ़ायदा मिला। प्रॉपर्टी प्राइजेस की बात करें तो सेलर की मार्केट रही, जैसा मैंने आपको बताया, तो प्रॉपर्टी की कीमतें भी खूब बढ़ी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, द्वारका एक्सप्रेसवे पे जहाँ 10,000 के आसपास रेट था वहाँ 22 से 24,000 तक रेट पहुँचा दिया, तो कीमत में काफ़ी इजाफा हुआ है। ओवरऑल बात करें तो बाज़ार के अंदर प्रॉपर्टी के प्राइजेस में एक्सप्रेसवे एक हॉटस्पॉट बन के आया और उसमें कीमतें भी काफ़ी बढ़ी, लेकिन गुरुग्राम के बाकी एरियाज़ में भी कीमतें अच्छी खासी बढ़ी हैं, तो इन्वेस्टर्स को इस टाइम पे फ़ायदा हो रहा है। शॉप कम ऑफिसेस, जी हाँ, एससीओ की मार्केट, एससीओ एक प्लॉटेड कॉलोनी होती है, कमर्शियल प्लॉटेड कॉलोनी से कहते हैं। मिनिमम 2 एकड़ में इसका लाइसेंस आता है और इसके अंदर करीब 1692 गज पर एकड़ के आसपास की अप्रूवल मिलती है, मतलब 35% कवर्ड एरिया होता है और प्लॉट बना के डेवलपर सेल कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स गुरुग्राम के अंदर बहुत आए 2023 के अंदर और अच्छे खासे बिके भी, अगर लोकेशन अच्छी थी तो। अगर लोकेशन अच्छी नहीं थी तो डेवलपर्स को बेचने के लिए स्ट्रगल भी करना पड़ा। हाउस हंटिंग डिजिटल हो गई। जी हाँ, हाउस हंटिंग पहले आप ट्रेडिशनल जो अप्रोच होती थी अक्सर कि आप जगह जगह जाके सर्च करते थे फिर प्रॉपर्टी बाय करते थे, तो उसमें कहीं हद तक अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। यूट्यूब के अंदर वीडियोस ऐसे बहुत सारे बनने लगे जो प्रॉपर्टी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने लगे, लेकिन ज्ञान तो बहुत दे देते हैं, कितनों के पास एक्चुअल ज्ञान होता है ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। एज अ बायर आपको ये सब चीज़ें स्कैन करनी है। अगर वाकई में ज्ञान इंपॉर्टेंट है तो आप उसे ज़रूर लें, नहीं तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं। तो आपको इससे बचना है। साफ़ सुथरी प्रॉपर तरीके से नॉलेज अगर मिलती है तो उसे आप ज़रूर लेके उसे अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हाउस हंटिंग डिजिटल हो गई, ऑनलाइन वेबसाइट और यूट्यूब ने अच्छा खासा रोल निभाया और बायर्स ने
प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर उनके कुछ इश्यूज थे उसको भी सोशल मीडिया पे डाला, जिससे बायर को समझने में आसानी हो जाती है कि जिस प्रॉपर्टी को मैं देख रहा हूँ उस पर लोग क्या कहते हैं। फाइनली अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो बगैर देखे समझे प्रॉपर्टी आप ना लें, ये मेरी पर्सनल सलाह है आपसे। तो ये तो था 2023। कैसा रहा 2023 की सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई। अब तक अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ लेकर आता हूँ। मेरी कोशिश रहती है एज अ बायर आप कहीं फंसे ना, आप इन्फॉर्म्ड रहें और टेक्निकली साउंड रहें, यही मेरी हमेशा कोशिश रहती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।